So we'll wait for 2 more minutes and जैसे ही participants आते हैं we'll start. Okay, just 1 or 2 minutes. चलो ठीक है, we'll start because हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है एंड जिनको भी ज्वाइन करना होगा दे विल ज्वाइन. ठीक है. तो जय हिंद एवरीबॉडी. एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? चलो, वेरी गुड. सो टुडे we'll be talking about another topic in English, that is reading comprehension. एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोई भी पेपर आप उठा लो, बीट एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, बैंकिंग, सब में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है. ठीक है. एंड ये इतना ऑब्वियस एंड इतना इजी टॉपिक है कि आई डोंट वांट यू गाइस कि इसमें आप अगर 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 5 में से एक भी गलत करके आओ. एंड आई विल मेक श्योर कि आपको इस सेशन से इतनी क्लैरिटी मिल जाए कि अगर आपको पहले थोड़ा सा डाउट रहता था, है ना, नहीं समझ आता था, तो आगे नहीं रहेंगे वो डाउट्स. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. तो सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है. एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझने से भी पहले कैन यू गाइस टेल मी कि व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंशन? एंड इफ यू गाइस नो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. एटलीस्ट ट्राई करो अटेम्प्ट करने का. गलत होगा तो आई एम हेयर टू करेक्ट यू गाइस, बट जस्ट आंसर, जस्ट पार्टिसिपेट टू अंडरस्टैंड. ओके, गुड. ठीक है. तो पाई ने हमें बहुत अच्छे से बताया दैट कॉम्प्रिहेंशन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. इज दैट क्लियर? Comprehension means the ability to understand. But understand what? Understand the passage that is given in front of you. ठीक है. उसको हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. या ओके. कोई भी अगर आपके सामने पैसेज लिखा हुआ है तो उसको समझना. ठीक है. कि जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है, उसे हम कहेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एंड उसी समझ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ठीक है. सिर्फ इतना काम होता है. एंड पता है, आई टेल यू दी थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है. सबसे पहली चीज होती है कि अंडरस्टैंडिंग द क्रक्स ऑफ द पैसेज. ठीक है. कि छोटा छोटा मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब जो एक ओवरव्यू होता है कि जो ऑथर है वो इस पैसेज के थ्रू हमें क्या बताना चाह रहा है. ठीक है. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेवर इमेजिन बियॉन्ड द गिवन पैसेज. ठीक है. मान लो अगर आपको पैसेज में लिखा है कि राम इज अ गुड बॉय. ठीक है. और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इज राम ओबीडियंट बॉय. ठीक है. तो अब देखो, अगर गुड है, ठीक है, अच्छा बच्चा है राम, तो हम सोचेंगे कि ओबीडियंट भी होगा. पर नहीं, हमें दिमाग नहीं लगाना है. जो हमारे पास पैसेज है ना हमारे सामने, हमें उसी में से आंसर्स ढूंढने हैं. उसके बाहर से जो चीज पैसेज में नहीं गिवन वो चीज हम कंसीडर नहीं करेंगे. अगर लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय तो हम उसी पे स्टिक करेंगे. ठीक है. उसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम नहीं जाएंगे. बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उनके आंसर्स ना सिमिलर टाइप के से कर देंगे वो. ठीक है. तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत बच्चे गलत आंसर, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, उसकी वजह से उनकी भी गलती नहीं है बट होता है ना.
और उसकी वजह से वो गलत पिक कर देते हैं। एंड यही सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की कि वो कम स्कोर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, तो जितना दिया गया है सिर्फ उसी में से ढूंढना है। अगर मान लो ये सर्कल है तो इस इनर सर्कल में जो हमारे पास चीजें हैं उन्हीं का यूज करके हमें आंसर निकालना है। इसके बाहर एक्स वाई जी कुछ भी हो, वी डोंट केयर। ठीक है, गॉट इट। चलो ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द ऑथर्स टोन विच कैन बी मॉकिंग, क्यूरियस, रिस्पेक्टफुल एंड कॉन्डिसेंडिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि किसी ने ना आपके पास एक पैराग्राफ आया जो कि है कि द कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब जो ऑथर ने लिखा है ना वो थोड़ा सा उस तरीके से लिखा है कि वो मजाक बना रहा है कि देखो यार, ह्यूमन बींग्स उनसे कंट्रोल हो रहे हैं जिन जो चीजों को उन्होंने खुद ने बनाया है। ठीक है, सो वो टोन से पता करना है कि वो कंसर्निंग वे में उसने जो पैराग्राफ है या जो पैसेज है वो लिखा हुआ है अपनी बात को वो किस तरीके से कह रहा है। कंसर्निंग वे में कह रहा है, मॉकिंग वे, हंस के बोल रहा है कि अरे ये क्या मतलब ये क्या बात हुई, जो चीज ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग्स ने ही बनाई है वही चीज इन लोगों को आज कंट्रोल कर रही है। चीज आपको समझ आनी चाहिए जब आप पैसेज पढ़ रहे हो कि ऑथर किस तरीके से बोलना चाह रहा है, क्यूरियोसिटी वे में बोल रहा है या फिर रिस्पेक्टफुल वे में बोल रहा है या क्रिटिकल वे में बोल रहा है। तो ये आपको इवेंचुअली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और पैसेजेस पढ़ोगे, बुक रीडिंग करोगे, एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट वे होता है कि किसी भी पैसेज का अगर टोन पता करना है ना एंड आप अगर उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, सो द बेस्ट वे टू इम्प्रूव इट कि आप ना एडिटोरियल्स पढ़ा करो। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं ना, रीड दैट, क्योंकि वो ओपिनियन बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, एंड लोगों का लिखने का तरीका अलग अलग होता है। सबका लिखने का, सबका बात कहने का तरीका अलग अलग होता है। तो आपको पता चलेगा कि आपको डिफरेंस समझ आने लगेगा जब आप एडिटोरियल्स लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज पढ़ोगे, है ना। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अच्छा ये डिफरेंस है, इसने इस तरीके से बात कही है, इसने इस तरीके से बात कही है। चलो ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि ऑथर का मेन पॉइंट समझना है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। चलो, इसके बाद कुछ बेसिक सैंपल क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ जो पेपर में यूजुअली आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला कि आपको एक पैसेज दे दिया एंड नाउ क्वेश्चन इज कि अब ये बताओ कि इसका सूटेबल टाइटल कौन सा होगा। ठीक है, तो वो आपको पैराग्राफ पढ़ के समझना है कि व्हाट्स द एप्रोप्रिएट टाइटल दैट शुड बी गिवन टू द पैसेज, जो कि एप्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई यू नो एंटोनियम या फिर सिनोनिम दे देंगे एक वर्ड का। ठीक है, पूछेंगे, मान लो कोई भी एक पैराग्राफ में वर्ड आया, ठीक है, वॉसीफेरस फॉर एग्जाम्पल, एंड आपसे उसके सिनोनिम्स आपको चार ऑप्शन देंगे एंड पूछेंगे कि इसका सिनोनिम बता दो या एंटोनियम बता दो। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड है कि लाइक आई सेड डिटरमाइनिंग द टोन ऑफ द पैसेज। देन फोर्थ है अजम्पशंस और कंक्लूजन बेस्ड ऑन द पैसेज, कि पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है, क्या कंक्लूड कर रहे हो आप। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस एक्चुअली में आते हैं, उन्हें हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज टेस्ट। ठीक है, उसके बाद वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन दैट इज सेम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है। सॉरी गाइस, चलो। तो हम ना अपना पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, दो तरीके होते हैं आरसी को सॉल्व करने के। पहला एक तरीका होता है कि आप पैसेज को पढ़ो, ठीक है, उसका मतलब समझो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाओ। एक दूसरा तरीका होता है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है, उसके बाद फिर आप पैसेज पढ़ो। ठीक है, हम दोनों, मैंने दो आरसीज रखे हैं, हम दोनों तरीके से देखेंगे, जो भी आपको सूटेबल लगता है, जिससे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है, स्पीड ज्यादा आ रही है,
वो मेथड आप चूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि हम 10 मिनट सिर्फ आरसी सॉल्व करने में लगा दे रहे हैं, तो तुम्हारा पेपर छूट जाएगा एंड इट मेक्स नो सेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एवर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन people in power have tried to control education. During the Christian era, the ecclesiastics controlled the institution of education and diffused among the people the gospel of the Bible, religious teachings. अब आप लोग ये 3 लाइन पढ़ के सोचोगे कि यार ये कैसा पैराग्राफ है, मुझे तो ecclesiastic का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, मुझे गॉस्पेल का मतलब नहीं पता, है ना, दिमाग में आएगा ना कि कैसे सॉल्व करूंगा। तो मैं आपको ये बताऊंगी, देखो, अब जो पेपर बना रहा होता है ना, जो एग्जामिनर होता है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपकी वोकैबलरी, आपकी इंग्लिश बहुत हाई लेवल की होगी। दे दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप एवरेज लेवल के इंसान होंगे। ठीक है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। ठीक है, तो हमें वो एवरेज लेवल की कैटेगरी में आना है। वो कभी भी ऐसी आरसी नहीं देंगे कि जहां पे मतलब बच्चा बिल्कुल ही स्टक हो जाए, है ना। तो अभी क्या है कि ये देखो, दूसरी लाइन पढ़ के तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि भाई अक्लीसियास्टीज का मतलब क्या होता है, गॉस्पेल का मतलब क्या होता है, ये तो हमें नहीं समझ आ रहा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बट हमें ये समझ आ रहा है, जैसे अगर पहली लाइन देखें कि जब से सिविलाइजेशन हुआ है, तब से जो लोग पावर में हैं, जिनके पास पावर है, उन्होंने एजुकेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। जैसे कि जब क्रिश्चियन एरा था, तो उसमें कोई एक्लीसियास्टीज लोग थे जिन्होंने एजुकेशन को कंट्रोल किया एंड लोगों के बीच में कुछ बाइबल और रिलीजियस टीचिंग्स को डिफ्यूज करा, फैलाया। ठीक है, तो अब हमें ये इतना समझ आ रहा है कि किसी ने रिलीजियस टीचिंग्स और बाइबल की, मतलब रिलीजियस टीचिंग्स को, टेक्स्ट को बताया, पढ़ाया, फैलाया लोगों के दिमाग में, या फिर ब्रेन वॉश किया, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम अब ये कौन करेगा, कोई भी तो नहीं कर देगा उठ के। मतलब मैं अगर कल को बोलूंगी नहीं, मैं करूंगी रिलीजियस टीचिंग्स, लोगों को बताऊंगी, लोगों को पढ़ाऊंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। कौन करेगा, प्रीस्ट करेंगे, है ना, पुजारी लोग करेंगे। तो हम इतना समझ लेते हैं कि अच्छा, कुछ तो ऐसा रिलेटेड है ना, कोई प्रीस्ट रिलेटेड ही लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन को लोगों के बीच में, बाइबल और रिलीजियस टीचिंग्स को फैलाया। आई विल टेल यू द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो, इनके मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी। आई होप आप कॉपी किताब लेके बैठे हो, सो दैट आप लिख सकते हो। ये सारे वर्ड्स आपने लिखने हैं, दैट्स हाउ योर वोकैबुलरी विल एनहांस। ठीक है, आई टेल यू लेटर। चलो ठीक है, यहां तक हमें समझ आ गया। दे टॉट द पुअर टू बी मीक एंड टू अर्न देयर ब्रेड विद द स्वेट ऑफ देयर ब्राउ, while their priests and the landlords lived in luxury। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि जब ऐसा हुआ, तो जो पुअर पीपल थे, वो तो सबमिसिव हो गए। ठीक है, उन्हें अपना बहुत ज्यादा मेहनत करके, लेबर, ये जो होता है ना कि दी स्वेट ऑफ देयर ब्राउ, इसका मतलब होता है कि हार्ड वर्क करके, ठीक है, कुछ लेबर वर्क करके, उन्होंने अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन जो रिच लोग हैं, जो सॉरी जो प्रीस्ट लोग हैं, वो लग्जरी में जी रहे हैं। ठीक है, यहां से भी हमें कंफर्मेशन हो गया कि प्रीस्ट जो हैं, वो पावर में थे और उन्होंने ही कंट्रोल किया था एजुकेशन को। यहां से आप आप डॉट्स को लिंक कर सकते हो ऐसे। चलो ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रेनेसांस एजुकेशन पास फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द प्रीस्ट। चलो यहाँ पे भी हमें क्लियर हो गया, यहाँ से भी हम डॉट्स ले सकते हैं, भले ही हमें वहां मतलब नहीं पता था कि क्लचेस क्या होता है, मुट्ठी से। ठीक है, प्रीस्ट की मुट्ठी से पास होके वो पहुंचा कहाँ पे, प्रिंस के हाथों में। ठीक है, एंड इट बिकेम मोर सेक्युलर। आई होप सेक्युलर का मतलब सबको पता होगा। Thus, under the control of the monarch, education began to preach the infallibility of the monarch, which meant that the king could do no wrong, nothing wrong. Infallibility का मतलब ये होता है कुछ गलत नहीं कर सकते वो लोग। ठीक है, मतलब प्रिंस या फिर जो भी मोनार्क है, किंग या क्वीन है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब क्या है कि विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्री barren class but was thrown upon to the new rich merchant class।
ठीक है। बैरन क्लास से उठकर वो पहुंच गई मर्चेंट क्लास, रिच मर्चेंट क्लास के पास। ठीक है। द फिलोसफी इन वोग ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज दैट ऑफ लेजे फेयर। ठीक है, ये एक फ्रांस वर्ड है। ठीक है। So restricting the function of the state to merely keeping law and order, while in actual practice, the law of the jungle prevailed in the form of free competition and the survival of the fittest. ठीक है, आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, आपने समझ लिया कि एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है ऑथर, हमें क्या समझाना चाह रहा है कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता रहा है कि शुरुआत से, जब से सिविलाइजेशन हुई शुरू हुई है, तो जो लोग पावर में रहे हैं उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। तो पहले उसने बताया कि क्रिश्चियन एरा में किसने किया, देन उसने बताया कि रेनेसॉन्स के एरा में किसने किया, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एरा में किसने किया, ऐसे ऐसे आपको बता दिया। चलो ठीक है, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। इतना समझ लिया, अब आपके लिए क्वेश्चंस करना इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द क्रिश्चियन एरा। अब ये आप मुझे आराम से बता दोगे एंड यू पीपल विल आंसर मी। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया पैराग्राफ, अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ड्यूरिंग द क्रिश्चियन एरा द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एजुकेशन वाज कंट्रोल्ड बाय हुम। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कौन कर रहा था बताओ। मुनाक कर रहे थे, सेक्युलर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी कर रहे थे, कौन थे, या चर्च एंड दी प्रीस्ट वाले लोग कर रहे थे। वेरी गुड, ऑप्शन डी, चर्च एंड दी प्रीस्ट वाले लोग। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग दी रेनेसांस एजुकेशन वाज कंट्रोल्ड बाय हुम। कॉमन पीपल, सेक्युलर लीडर्स, प्रिंस, चर्च या फिर प्रीस्ट के लोग, कौन कर रहे थे। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, अभी तो सारा समझाया, कौन कर रहे थे। सी, प्रीस्ट के हाथों से, मुट्ठी से निकल के वो प्रिंस के हाथों में गया। ठीक है, तो आंसर इज सी। वेरी गुड। नाउ थर्ड, पढ़ो और बताओ। Under the control of monarch, education began to preach what? That kings were gods, that the king was infallible, that the king like common man could also do wrong. नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। None of the above, क्या बोला था। बी, वेरी गुड, कि राजा जो है, राजा या रानी कभी गलत हो ही नहीं सकते, कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी है क्या ऑप्शन। ए, वाई ए, इसमें क्या डाउट है। देखो पीछे चलो, यहाँ पे ही लिखा हुआ है अंडर द कंट्रोल ऑफ द मोनार्क। अभी तो बताया था आप लोगों को, इन लोगों ने क्या प्रीच किया था कि राजा कभी गलत हो ही नहीं सकता। फिर क्या कंफ्यूजन हो रहा है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, एजुकेशन, एजुकेशन बिगेन टू प्रीच द इनफेलिबिलिटी ऑफ द मोनार्क। गलत टाइप हो गया है, ओके कोई दिक्कत नहीं, चलो गुड। नेक्स्ट आंसर, विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एजुकेशन किसके पास गई। बैरन क्लास के पास गई थी, रिच मर्चेंट क्लास के पास गई थी, वॉज फ्री फॉर द पुअर, और नन ऑफ द अबव। जी वेरी गुड, वॉज थ्रोन अपॉन टू द न्यू मर्चेंट क्लास। ठीक है, नाइस। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द फिलोसफी ऑफ लेजे फेयर। अच्छा, ये एक फ्रांस वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, जो कि इसका मतलब होता है अलाउड टू डू। क्या होता है, अपनी कॉपी में लिखते जाओ, जो भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगी अभी। ठीक है, ऐसे ही वोकैबलरी इंक्रीज होगी। अलाउड टू, अलाउड टू डू, लिखो अपनी कॉपीज में। रुक जाओ,
मैंने पूछा तुमसे फिफ्थ का आंसर। मैं क्या बोल रही हूँ अभी? कि जो लेजे फेयर है अपनी नोटबुक्स में लिखो इसका मतलब। चलो सारे के सारे, इसका मतलब होता है अलाउड टू डू, कि एक इंसान फ्री है कुछ भी करने के लिए। चलो, द फिलोसफी ऑफ लेजे फेयर स्टैंड्स फॉर, किसने बी बोला? चलो वापस चलते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलो, लास्ट लाइन में है, पढ़ो ये वाली लास्ट लाइन यहां से, द फिलोसफी इन वोग से। द फिलोसफी इन वोग ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज लेजे फेयर। यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है साफ साफ, फिर भी गलत बोल रहे हो। restricting the function of the state to merely keeping law and order। चलो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पढ़ो दोबारा। स्टिल यू थिंक इंडिविजुअल फ्रीडम इन द इकोनॉमिक फील्ड होगा? ये तो कोई मेंशन ही नहीं है। हाँ जी, वेरी गुड, डी होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहां तक? कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, बताओ जल्दी, फिर हम RC2 पे चलेंगे। ठीक है, सब क्लियर? तो ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि हम पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, एंड उसके बाद एक एक मेथड मैंने बताया कि पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो, पैसेज को पढ़ो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाओ। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा तरीका कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो एंड देन वील फाइंड आंसर्स। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज जर्मनी मोस्ट वरीड अबाउट। ठीक है, चलो हम पैसेज में जाके देखते हैं कि जर्मनी को क्या दिक्कत थी। आप यहाँ पे देखते हैं, जर्मनी हैज बीन प्लंज्ड इनटू एन एंग्विश डिबेट अबाउट हाउ टू एनकरेज रिलक्टेंट कपल्स टू ब्रीड आफ्टर न्यू फिगर्स शोड जर्मनी विद द वर्ल्ड्स हाईएस्ट proportion ऑफ चाइल्डलेस women। ठीक है, इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जर्मनी परेशान थी। एंग्विश डिबेट, एंग्विश का मतलब होता है पेनफुल डिबेट। ठीक है, पेन, पेनफुल डिबेट अबाउट हाउ टू एनकरेज रिलक्टेंट कपल। रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट, लिखते जाओ। हाँ जी, अनविलिंग, वेरी गुड, अनविलिंग। जिसको भी नहीं पता अपनी कॉपी में लिखो। एंग्विश मतलब होता है पेन, एगनी। ठीक है, जो जर्मनी वरिड था कि उनकी जो विमेन है, ठीक है, दे आर चाइल्डलेस। ठीक है, तो ये कंसर्न था उनका। चलो, अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्या लगता है, व्हाट इज जर्मनी मोस्ट वरिड अबाउट? नाउ टेल मी द आंसर। Germany is worried about the rising population of Germany, the falling population of Germany, how to encourage their reluctant couples to breed, how to raise the birth rate among their reluctant female graduates. D, C। ठीक है, और किसी का कोई ऑप्शन? सी और डी के अलावा किसी का कोई और ऑप्शन है? डी। पर यार यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि चाइल्डलेस विमेन ग्रेजुएट? कहीं पे लिखा हुआ है? या फीमेल ग्रेजुएट? अभी मैंने बताया, देखो यार मुझे ये बताओ कि मैंने अभी स्टार्टिंग में पहले बोला था कि इनर सर्कल यानी पैसेज में है, हम सिर्फ उस पे ध्यान देंगे। हम जो आउटर सर्कल, अब देखो, अब जो विमेन है वो चाइल्डलेस हैं, तो इनडायरेक्टली जो पॉपुलेशन है उस पे भी तो अफेक्ट पड़ेगा।
है ना। इनडायरेक्टली जो है और भी चीजों पे अफेक्ट करेगा, पर हमें इनडायरेक्टली हमें देखना ही नहीं है वो सारी चीजें। हमें सिर्फ वो देखनी है जो पैसेज में मेंशन है। क्या देखना है? जो सिर्फ हमारे इनर सर्कल यानी पैसेज में गिवन है। उससे एक्स्ट्रा दिमाग हमें लगाना ही नहीं है। क्यों लगाएं जब इतना सारा वो हमें करके दे रहे हैं तो। हाँ जी, एग्जैक्टली इसका आंसर होगा सी। हाउ टू एनकरेज देयर रिलक्टेंट कपल्स टू ब्रीड। ये उनका कंसर्न है भाई, क्योंकि जो कपल्स हैं वो अनविलिंग है, वो हेजिटेंट है, वो बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते भाई। पता नहीं क्यों। ठीक है, तो वो इनका कंसर्न है। चलो, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ चाइल्डलेस जर्मन वेमेन सिंस 2005। इसमें गलती मत करना, अभी समझाया है, इसके बाद भी गलती करोगे तो बताती हूँ तुम लोगों को। चलो, हाँ अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया था चाइल्डलेस विमेन तक। 30% of German women have had no children, according to European Union statistics from 2005, with the figure rising among female graduates to 40%. Germany's family minister Ursula von der Leyen said that unless the birth rate picked up, the country would have to turn the light out. चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। The percentage of childless German women since 2005 is क्या है? जल्दी बताओ, गलती मत करना। बी। वेरी गुड प्रिया। और किसी का कोई? किसी का 40 नहीं आ रहा? सारे लोग आंसर्स दो। चुप क्यों बैठे हो? दोबारा देखना है तो दोबारा बता दो मुझे स्लाइड। दोबारा देखनी है, चलो दोबारा। चलो, खुद से पढ़ो ये वाला, यहाँ से 30% से, एंड फिर मुझे बताना। ठीक है। संजना सिंह ए 40%, अच्छा ओके। और कोई आंसर? पढ़ लिया? चलो अब सारे आंसर्स दो। क्वेश्चन नंबर 2, बी। मैम 30। हाँ जी, वेरी गुड। चलो ठीक है, 30। नाइस। चलो हम ये वाला क्वेश्चन 3 और करेंगे। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, बिकॉज हमारा टाइम खत्म होने वाला है, जूम मीटिंग हमें टाइम नहीं देगा। चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जर्मन चांसलर, द पर्सन्स टू बी ब्लेम्ड फॉर द, हाँ करेक्ट, 30% इज द राइट आंसर। वेरी गुड गाइज। Okay. According to question number third, according to the German Chancellor, the persons to be blamed for the falling birth rate of Germany are only women, only men, both men and women, the government, leading couple। ठीक है, चलो मैं आपको पैसेज दिखाती हूँ। हाँ जी, ये वाला पैसेज पढ़ो। सेकंड सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, ये वाला। ओके, हेमंत ने बता दिया, और लोग बताओ। पढ़ लिया सबने? बोथ, ठीक है, वेरी गुड। बोथ मेन एंड वुमेन। चलो ठीक है। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप लोग होमवर्क करना। एंड उसके बाद जो हमारा डी क्यूब यानी डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आपने मुझे आंसर शेयर करने हैं। ठीक है।
चलो, मैं तब तक आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स बताने वाली थी। क्या किसी को यहाँ पे अक्लीजियास्टीज का मीनिंग पता है? इसका पता है किसी को? ये बेसिकली आपके प्रीस्ट से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके बाद किसी को गॉस्पेल का मतलब पता है? गॉस्पेल, गॉस्पेल ऑफ द रिलीजियस टीचिंग्स, इसका मतलब होता है दी ट्रुथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि गॉस्पेल ऑफ द बाइबल एंड रिलीजियस टीचिंग्स, ट्रुथ ऑफ द बाइबल एंड रिलीजियस टीचिंग्स, ठीक है। इसके बाद और किसका मतलब बताना है? मीक का, मीक का मतलब बताती हूँ मैं आपको। मीक, अच्छा इसके ना दो तरीके से हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव वे में अगर हम बात करें, पॉजिटिव वे में, तो इसको बोलते हैं क्वाइट, ठीक है, शांत इंसान। इवन व्हेन प्रोवोक्ड, मतलब अगर उसको बहुत ज्यादा उकसाया जाए लड़ाई झगड़े के लिए, बहस के लिए, तो भी ये इंसान अपना टेम्पर लूज नहीं करता, कूल लूज नहीं करता एंड शांत रहता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव वे में कहा जाए, यहाँ पे नेगेटिव वे में ही कहा गया है, जो कि है सबमिसिव पर्सन, कि जिससे अगर बोल दिया जाए कि बैठ जा तो बैठ जाएगा, और जिससे अगर बोल दिया जाए कि उड़ जा तो उड़ जाएगा, ऐसा वाला इंसान है ये, ठीक है, फॉलोअर टाइप का सब। इसके बाद अगर मुझे किसी और का मतलब बताना है, वोग का मतलब पता है? मैगजीन भी आती है यार, वोग का, वोग का मतलब क्या होता है? वोग का मतलब होता है फैशन। ये जो हमारे जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं, ये लोग चाहते हैं ना कि हम वोग के फ्रंट पेज पे आए, वो फैशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। वोग का मतलब होता है फैशन। ट्रेंड व्हाट? चलो ठीक है। और इसके बाद ये आप मुझे लिख के सेंड करोगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जूम मीटिंग हमें ज्यादा टाइम नहीं देती है, तो ज्यादा लंबी मीटिंग्स नहीं हो सकती हैं। अदरवाइज हम ये क्वेश्चंस भी करते हैं, आप मुझे सॉल्व करके नोटबुक्स में मुझे ये शेयर करोगे, ठीक है, जितने भी लोगों ने अटेंड करी है। एंड अगर आप टाइम टू टाइम ये जो वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, ये सब करोगे, तो इवेंचुअली आपकी, आप बोलते हो ना वोकैबलरी अच्छी नहीं है, वोकैबलरी भी ऐसी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन भी ऐसी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस भी ऐसी अच्छा होता है ना। तो सीखना है, हमेशा सीखने के मकसद से आना है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है देयर विल बी अ टाइम, हम लोग तो अभी कॉन्टिन्यूस मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे आप मुझे कुछ सिखाओगे, कहीं पे मैं आपको कुछ सिखाऊंगी, तो इट्स अ प्रोसेस यार, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो क्लास यहीं पे खत्म हो रही है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, ठीक है, फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें अपने रिव्यूज फीडबैक शेयर कर सकते हो। एंड द प्रॉब्लम इज कि हम आपसे इतने सवाल पूछते हैं कि आपको नेक्स्ट किस क्लास, कौन सी क्लास चाहिए, किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। तो थोड़ा सा एक्टिव होके हमें बता दिया करो, है ना, ताकि हमें भी समझ आएगा कि आप लोग, आपका प्रोग्रेस क्या चल रहा है, आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम चीजें अरेंज कर सकते हैं। मैथ्स क्लास तो आपकी होती रहेगी, होती है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी परसेंटेज एंड रेशियो की। हाँ जी, सब होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, जीके भी होगा, इंग्लिश भी होगा, टाइम टू टाइम सब होगा।
हाँ, टेंसेस वगैरह सब होंगे। जस्ट गिव अस सम टाइम। मीनिंग ऑफ बैरन क्लास, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये जो मीनिंग्स, देखो, आपको ये जो मीनिंग्स दिए हैं ये भी लिखने हैं, और ये जो क्या नाम है, आपको नए नए वर्ड मिल रहे हैं, ये भी आप मुझे कॉपीज में लिख के दोगे। ठीक है, शेयर करोगे सबके सब। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। लेट्स एंड दिस मीट। ग्रेटफुल टू यू पीपल कि आपने ज्वाइन किया, है ना। थैंक यू गाइस।